हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो कई बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक फुल मॉक टेस्ट जो है मैं चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सो आज की क्लास में हम एक फुल मॉक टेस्ट जो है एफए के लिए इसको हम पढ़ेंगे हम। सो ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो मॉक टेस्ट है इसमें वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो जेकेएसएसबी रीसेंट एग्जाम्स में न्यू पैटर्न सेट कर रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इस क्लास में इस टेस्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं। जो सेक्शंस मैंने आज के मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं वो रहेगा सेक्शन ए में हमारे पास रहेगा अकाउंट्स, 30 एमसीक्यूज़ रहेंगे, 30 मार्क्स की अकाउंटेंसी होती है हमारी। फिर है हमारा स्टैटिस्टिक, इसमें 10 एमसीक्यूज़ रहेंगे, 10 मार्क्स होती है स्टैटिस्टिक के। फिर इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की होती है, इसके भी 10 एमसीक्यूज़ लेकर कर आई हूँ। फिर हम लेकर आए हैं जर्नल साइंस, इसके भी 10 मार्क्स की एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 60 मार्क्स। सो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने 60 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। सो वंस आप लोगों ने ये वाला मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, फिर एक और भी मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर कराऊंगी जिसमें मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस और जो जर्नल नॉलेज वाला सेक्शन है वो भी कंबाइन करके एक कंप्लीट फुल 120 मार्क्स का जो मॉक टेस्ट है वो भी आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आई एम वर्किंग ऑन इट। सो टिल देन आप फिलहाल इसको सॉल्व करो और ज़रूर मेरे साथ शेयर करना आपके मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 हमें कह रही है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट्स दी हैं, अब आपने ये बतानी है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली या पेयर में सही हैं गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट ने बोला है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी होती है, फिर क्लासीफाई होती है लेजर में, समराइज होती है फाइनल अकाउंट्स में, और इंटरप्रेट होती है एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now statement 2 is saying accounting helps in communicating financial information. So this is also correct. अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती है, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। ठीक है, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स हमारे रहते हैं बिजनेस में, सो उन दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट की जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग में दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी। ठीक है, सो सिर्फ कैश को लिखना और क्रेडिट को नहीं लिखना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अकाउंटिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सो एट द लास्ट आपके पास फर्स्ट एंड टू दो ही स्टेटमेंट सही हैं, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन 2 में बोल रहे हैं हमें विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस नॉर्मली। डेबिट बैलेंस किसका होता है आपने ये बताना है इसमें। ठीक है, सो हमें पता है गोल्डन रूल के हिसाब से एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट बैलेंस के होते हैं, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल हमारी क्रेडिट बैलेंस की होती है। राइट, सो सबसे पहले एसेट है, आपको डेबिट पूछा गया ना, तो एसेट डेबिट बैलेंस का है, एक्सपेंसेस भी हमारे डेबिट बैलेंस के हैं, और लायबिलिटीज़ आपकी यहाँ पर जो है वो क्रेडिट की होती हैं, और इनकम भी क्रेडिट नेचर की होती हैं। सो हमारे पास डेबिट बैलेंस के कौन से रहे? 1 एंड 2। सो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिर्फ पहली दो ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं इसमें। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो मैचिंग का भी क्वेश्चन हमने देखा था, बड़े थे उसमें क्वेश्चन पेपर में, नए वाले में, रिसेंट वाले में। सो मैचिंग के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। सो हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बताया हुआ है? एसेट। सो एसेट मतलब बिजनेस का रिसोर्स है ना। सो ये किसके साथ मैच करेगा? कैश के साथ। एसेट हमारी कैश के साथ जाएगी। लायबिलिटी क्या है हमारी? लोन। लोन एक लायबिलिटी है, बी विल गो विथ 3। एंड कैपिटल क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड, तो वो हमारा कैपिटल रहेगा, सी का रहेगा 1। तो 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ हमें पूछ रहे हैं नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जर्नल। जर्नल पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो दिस इज़ करेक्ट। जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, सो दिस इज़ राइट। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। सो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, डेट ऑर्डर में करना। सो जर्नल में एंट्री हमेशा डेट के सीक्वेंस में लिखी जाती है, इसलिए इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। Journal is also known as subsidiary book. Now this is not correct.
देखो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल खुद सब्सिडरी बुक नहीं है। सब्सिडरी बुक होती है जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपने बताने, हमें पता है पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किसी पर्सन या एंटिटीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, सो सबसे पहले हमें बोला है डेटर। सो डेटर मतलब पीपल हु ओ मनी टू बिजनेस, सो डेटर इज़ अ पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर मतलब पीपल टू हुम बिजनेस ओज मनी, सो दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। Then bank, it is an artificial person, so this is also a personal account. Now furniture, furniture क्या है, asset है, और assets जो होती हैं वो real account में जाती है, so this is not the personal account. So 1, 2, 3 ही आपके personal account है and it goes with option number C, right? Now सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ट्रायल बैलेंस एंश्योर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, दिस इज ट्रू। ट्रायल बैलेंस चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो इट मीन्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है, ठीक है। इट डिटेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ एरर, नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। ट्रायल बैलेंस सारे एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता है। कुछ एरर जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, इनको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अकाउंट की सीक्वेंस यही होती है, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, इसलिए ट्रायल हमेशा लेजर के बाद बनता है, सो दिस इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। सो ओनली 1 and 3 इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। तो एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए होता है, जिसका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर तक ही होता है, सो इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2 सैलरी, राइट। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो होता है जिससे फिक्स्ड एसेट परचेज होती है और इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, सो इट विल गो विद परचेज ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट वी हैव डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये स्पेशल टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा अभी हो रहा है प्रेजेंट में बट इसका बेनिफिट जो है वो कई सालों तक मिलता है, सो इट विल गो विद हेवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन। सो इफ़ यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट, सो यू मस्ट रिमेंबर आई हैव गिवन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन वाला। तो अमिताभ बच्चन ने जो एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया, प्रेजेंट में आपका बहुत ह्यूज एक्सपेंस हो रहा है बट उसका बेनिफिट जो है वो आपको आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मैं बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन पे बेस्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, सो एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। ये तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ही है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज़ चार्ज्ड एवरी ईयर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, डेप्रिसिएशन एनुअली चार्ज किया जाता है। फिर बोल रहे हैं इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एसेट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नाउ नाइन्थ में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री पे बेस्ड है। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट, दिस इज करेक्ट। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड, एग्जैक्टली। डबल एंट्री का रूल ही यही है, डेबिट और क्रेडिट दो ही अकाउंट आपके अफेक्ट होंगे, है ना, जब कोई ट्रांजेक्शन होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सो डबल एंट्री जो है इसी इक्वेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ 10th में हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट। सो हमें पता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 टाइप के अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आती है, आपकी एसेट्स आती हैं। सो देखो आप, बिल्डिंग भी आपकी रियल अकाउंट है, मशीनरी भी रियल अकाउंट है ना। और ये कैपिटल जो है, फर्नीचर जो है आपका रियल अकाउंट है। बस ये जो कैपिटल है ये क्या होती है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, सो ये रियल नहीं, ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो 1, 2 and 4, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ 11th क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैश बुक, है ना। कैश बुक क्या है, एक स्पेशल जर्नल है जिसे हम
सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, सो ए विल गो विथ 1। फिर लेजर अकाउंटिंग का मेन बुक होता है, इसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक, सो बी विल गो विथ 2। फिर आपके पास जर्नल है, जर्नल क्या होता है, इसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, सो सी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो ए बी सी का क्या ऑप्शन बन रहा है, 1 2 3, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। नाउ 12th में कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैपिटल बेस्ड स्टेटमेंट्स दी हैं। कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, बिल्कुल सही डेफिनेशन ही कैपिटल की यही होती है। कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर बिजनेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटी माना जाता है, इसलिए बिजनेस को कैपिटल जो है वो ओनर को रीपे करना होता है, इसलिए अकाउंटिंग में कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। नाउ कैपिटल डिक्रीजेज व्हेन प्रॉफिट अकर्स, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं। ठीक है, सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ओके, नाउ 13th में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, लेकिन ये सारे एरर्स को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन, मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका टैली कर जाएगा, सो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे अकाउंटिंग का रूल वायलेट हो जाता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट इक्वल रहता है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिटेक्टेड। एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या होता है, रॉन्ग पोस्टिंग बट सेम टाइप, राम के अकाउंट को आप ट्रीट कर देते हो शाम का अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस यूजुअली इसे डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए ये डिटेक्टेबल टाइप के अंदर आता है, सो यहाँ पर ये सही फिट नहीं बैठेगा हमारा। फिर कंपनसेटिंग एरर, ये एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल कर देता है, इस केस में भी ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाता है और ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, सो 1 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ 14th में पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस शीट, सो इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही बैलेंस शीट का काम होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना। इट कंटेन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट शोज प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज रॉन्ग। प्रॉफिट एंड लॉस कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट का काम नहीं होता, सो ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ रहे हैं, हमें पता है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब सेकंड स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखो कि इन्होंने लायबिलिटीज़ को बस इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड, बाकी इक्वेशन हमारी वही है, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड में आप देखोगे कि ये हमारी पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें कैपिटल को इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इन नटशल वी कैन से कि ये एक ही इक्वेशन को इन लोगों ने बस एक्सचेंज कर दिया, इधर उधर शिफ्ट कर दिया है, सो बोथ ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सो 1 2 and 3 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन में अब हमें क्या पूछ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजर। लेजर पे आपने बताना है, इट इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल सही, लेजर को अकाउंटिंग का मेन बुक ही माना जाता है। इट कंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ द बिजनेस, सो लेजर में बिजनेस के सभी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल इज डन टू लेजर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होने के बाद पोस्टिंग लेजर में ही होती है ना, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो एट द एंड आपके सारे स्टेटमेंट सही है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ 17th में हमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल आपने बतानी है, ठीक है, इंटेंजिबल वो जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, ठीक है, पर बिजनेस के लिए वो वैल्यू रखती हैं। सो जो गुडविल है ये रेप्यूटेशन होती है बिजनेस की, दिस इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट आर द लीगल राइट फॉर इन्वेंशन, दिस इज़ ऑल्सो इंटेंजिबल। ट्रेडमार्क्स ब्रांड नेम की प्रोटेक्शन होती है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। सिर्फ मशीनरी ही है जो हमारी फिजिकल एसेट है और वो टेंजिबल है, ठीक है। सो 1 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ 18th क्वेश्चन मैचिंग का है।
सबसे पहले हमें दिया है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो ये 1 के साथ ही मैच कर जाएगा। फिर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं रिलेटेड टू पर्सन्स, जैसे डेटर, क्रेडिटर और बैंक, सो ये 2 के साथ मैच कर जाएगा। रियल अकाउंट में क्या आती है हमारी एसेट्स, सो कैश हमारी एसेट है, तो ये इसी के साथ मैच करेगा। सो 1 2 3 होगा ये, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 19th में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला बोला है इट शोज नेट प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम ही यही होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस को बताना। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, वो हम शिफ्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर वो हमारे को बाद में NPA NL देता है। इट कंटेन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं एंड वो आउटसाइड द फैक्ट्री इनकर हो रहे हैं, ठीक है। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 20 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स बतानी है आपने कौन सी है। सो कैश भी करेंट एसेट है, स्टॉक इन्वेंट्री वो भी करेंट एसेट है, डेटर अमाउंट रिसीवेबल्स, दीज आर अमाउंट रिसीवेबल्स विद इन शॉर्ट पीरियड, सो दिस इज ऑल्सो करेंट एसेट। ओनली बिल्डिंग जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट है, फिक्स्ड एसेट कंसीडर की जाती है, सो दिस इज़ नॉट द करेंट एसेट, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ 21 में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश बुक। कैश बुक पे बेस्ड स्टेटमेंट्स दी हैं। इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन, बिल्कुल करेक्ट, कैश रिसीव्ड और कैश पेड को ही रिकॉर्ड करता है ये। इट सर्व्स एज बोथ जर्नल एंड लेजर, करेक्ट, क्योंकि कैश बुक यूनिक है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहलाती है और लेजर भी कहलाती है, इसलिए जब हम कैश अकाउंट बना लिया तो अलग से लेजर, कैश बुक बना ली तो अलग से लेजर में हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। कैश बैलेंसेस कैन नेवर बी क्रेडिट, ये भी सही है, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, सो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट। फिर है बैलेंस शीट, ये बताती है हमें फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लायबिलिटीज़ आर करेक्ट। लायबिलिटी पे बेस्ड है, दे आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, करेक्ट, बिजनेस को रीपे करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन से लायबिलिटी है। दे रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेएबल, करेक्ट। कैपिटल इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज लायबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ओनर और बिजनेस सेपरेट मान लिया हमने, इसलिए कैपिटल जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी। सो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, 1 2 3। ओके, नाउ 24 में पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरर्स ऑफ अकाउंटिंग। एरर्स ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन मीन्स ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, करेक्ट, डेफिनेशन ही यही है, ओमिशन मतलब आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की। एरर ऑफ कमीशन मीन्स रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, ये भी बिल्कुल सही है, 500 की जगह 50 लिख लिया आपने। एरर ऑफ प्रिंसिपल वॉयलेट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी सही है, प्रिंसिपल को वॉयलेट कर देते हो जब आप अकाउंटिंग के तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू आप ट्रीट कर देते हो। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नाउ 25 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं ना, सो लैंड भी हमारे फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट है, सिर्फ कैश जो है ये शॉर्ट टर्म एसेट होती है, करंट एसेट के उसके अंडर कंसीडर की जाएगी ये, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 सिर्फ ऑप्शन ए सही है हमारे पास। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सबसे पहला इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी, दिस इज़ करेक्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, अर्निंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इट इज़ इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली फिक्स्ड एसेट्स के लिए ही होता है।
इट इज़ रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो ओनली 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ 27 क्वेश्चन में मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें बोला हुआ परचेजेस, सो परचेजेस किस लिए होते हैं? वीक परचेज गुड्स फॉर रीसेल, इसलिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट आता है, सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। सैलरी क्या है हमारी? एक बिजनेस का एक्सपेंस है, 1 के साथ जाएगा। और रेंट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सी के साथ जाएगा ये, ठीक है, 3 के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बेस्ड। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेपरेट्स ओनर्स एंड बिजनेस, बिल्कुल करेक्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, बिल्कुल, इसीलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। मनी मेजरमेंट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये भी सही है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। सो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रायल बैलेंस आर करेक्ट? ट्रायल बैलेंस पे बेस्ड है। इट इज़ प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, सो ट्रायल बैलेंस यूजुअली प्रिपेयर होता है मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, तो ये करेक्ट है। इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, सो ये भी सही है। ट्रायल बैलेंस से डाटा लेकर भी हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। इट ऑलवेज बैलेंसेज इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर अकाउंटिंग एरर्स हो तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए ओनली 1 and 2 ही आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। नाउ अकाउंटिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 30, इसमें बोल रहे हैं कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन पे बेस्ड है। इंक्रीज इन एसेट इंक्रीजेज लायबिलिटी, सो करेक्ट है। अगर जैसे कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, आपकी कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रहा है आपका, सो दिस इज़ करेक्ट। इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीजेज कैपिटल, नो दिस इज़ नॉट करेक्ट। जैसे मान लो अगर आपने इंक्रीज इन लायबिलिटी बोल रहे हैं ना, आपने लोन ले लिया, तो लोन लेने से क्या होगा? आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो लायबिलिटी बढ़ने से आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, यहाँ पर कैपिटल आपका सेम रहेगा। फिर डिक्रीज इन एसेट डिक्रीजेज कैपिटल, दिस इज़ करेक्ट। एसेट्स आपके डिक्रीज होगी, मान लो आपको लॉस हो गया, तो आपका क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो गया, और आपका कैपिटल से भी डिडक्ट करोगे, सो कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ अब मुझे आप ये बताओ अकाउंटिंग वाले सेक्शन में आपके आउट ऑफ 30 कितने आए? इसमें आपके 29 तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि इजी सेट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा था, ठीक है। चलिए, नाउ सेक्शन बी स्टैटिस्टिक, 10 MCQs रहेंगे। 31 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है डाटा का सेंट्रल वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो स्टैटिस्टिक में मेनली 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, है ना। सो मीन भी है, मीडियन भी है, मिडिल वैल्यू हो जाती है, मोड भी है हमारे पास, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आ जाती है। अभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी को मेजर करता है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो सो 1 2 3 ही हमारे पास सही आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीन, मीन पे बेस्ड बताया है। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, सो दिस इज करेक्ट। देखो मान लो आपके पास डाटा जो है वो ऐसा दिया हुआ है 5 6 7 और 100, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब अगर आपने इसका मीन निकालना है, क्या करोगे? इन चारों को प्लस कर दोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इन चारों को प्लस करोगे, आप प्लस करो इनको और 4 से डिवाइड करो, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 29.5। सो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो मीन को डिस्टॉर्ट कर देती हैं, सो मीन अफेक्टेड रहता है एक्सट्रीम वैल्यू से, सो दिस इज़ करेक्ट। फिर मीन इज़ ईजी टू कैलकुलेट, हाँ बिल्कुल करेक्ट, सिंपल फार्मूला होता है इसका। मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप डाटा, सो दिस इज़ रॉन्ग। ग्रुप डाटा के लिए भी मीन कैलकुलेट होता है। हमारे 3 मेथड्स होते हैं ग्रुप डाटा के लिए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। सो पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओके।
नाउ 33 में हमें मैचिंग दिया है। सबसे पहले मीन बोला है, मीन क्या है हमारा? अर्थमेटिक एवरेज, ए जाएगा 2 के साथ। मीडियन होता है हमारा पोजिशनल एवरेज, लेकिन ये पोजीशन मिडल वैल्यू पर डिपेंड करती है। फिर मोड हमारे पास क्या आता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो ये 3 ऑप्शन के साथ जाएगा। ठीक है। नाउ 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीडियन आर करेक्ट? मीडियन पे बताना है। इट डिवाइड्स डाटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल सही है। हाफ ऑब्जर्वेशंस आर अबव एंड हाफ ऑब्जर्वेशंस आर बिलो, दिस इज करेक्ट। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, सो बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज़ अफेक्ट नहीं होती हैं आपके पास मीडियन के केस में। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मीन, दिस इज़ नॉट करेक्ट इन एनी वे। मीडियन और मीन तो तभी इक्वल होगा व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी परफेक्टली सिमेट्रिकल हो, तो यूजुअली ये इक्वल नहीं होता है, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। सो ओनली पहली 2 ही स्टेटमेंट्स हमारी सही रहेंगी, 1 एंड 2। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब डाटा कितना स्प्रेड है। अगर डाटा वैल्यूज़ बहुत अलग अलग होती है तो मतलब डिस्पर्जन हाई रहती है। ठीक है। सो सबसे पहले रेंज बोला है, रेंज हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंडर आती है। वेरिएंस मेजर करता है एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन, सो इट इज़ ऑल्सो अंडर डिस्पर्जन मेजर। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पर्जन मेजर आता है। फिर आता है मीडियन, सो मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है, डिस्पर्जन नहीं। ठीक है। सो 1 2 3 विल बी करेक्ट आंसर ओनली। ओके। नाउ 36 में हमें बोल रहे हैं कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेंज। रेंज पे बताना है आपने। रेंज डिस्पर्जन का सबसे बेसिक मेजर है। ठीक है, याद रखना आप। फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। देखो पहली स्टेटमेंट ये बोल दी, रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, बिल्कुल ये डेफिनेशन ही यही है, फॉर्मूला ही यही है। इट इज़ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बिल्कुल। रेंज कैलकुलेट करना देखो कितना आसान है, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, उनको माइनस कर दो। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, सो अगर डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाए तो रेंज ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट। सो आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। नाउ अब आपके पास मैचिंग है वेरिएंस। सो वेरिएंस क्या मेजर करता है? डिस्पर्जन ऑफ डाटा, तो ये मैच करेगा 2 के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? ये है ऑप्शन 1 के साथ, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। फिर मीन डेविएशन क्या है? इट इज़ द एवरेज ऑफ डेविएशंस, तो ये 3 के साथ जाएगा। ठीक है, ये रहेंगे इनके पेयर। नाउ 38 में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, करेक्ट, जैसे सर्वे डाटा कलेक्शन। स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ डाटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मीन, मीडियन, ग्राफ्स। स्टैटिस्टिक कैन नॉट इंटरप्रेट रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग। स्टैटिस्टिक का तो मेन रोल ही यही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, है ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ 39 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा आपने बताना कौन कौन सा है। सो प्राइमरी डाटा, ये वो डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम रिसर्चर कलेक्ट करता है, जैसे सर्वे, क्वेश्चनेयर, है ना। फिर है सेकेंडरी डाटा, ये तो पहले से अवेलेबल डाटा आता है, जैसे सेंसस रिपोर्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। फिर आपके पास क्या है? टेरिटरी डाटा, ये क्या है? स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में डाटा ये नहीं माना जाता है इसको, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सिर्फ पहले 2 ही आपके सही हैं इसमें, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। ठीक है। नाउ 40 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोड। मोड पे बेस्ड बोला है, मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, करेक्ट। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ही होती है, मोड की डेफिनेशन ही यही है। मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हिस्टोग्राम मेथड की हेल्प से हम मोड को ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड इज ऑलवेज इक्वल टू मीन, दिस इज नॉट करेक्ट। मीन, मीडियन, मोड जनरली डिफरेंट होते हैं, दे आर इक्वल ओनली इन केस ऑफ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली अगेन आई विल से ये ऐसा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सो सिर्फ पहली 2 ही स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आपका स्टैटिस्टिक भी ख़त्म हुआ। अब आप मुझे बताओ स्टैटिस्टिक में आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया।
ये भी बिल्कुल सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने रखे थे, इसमें भी आपके 8-9 ही आने चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी इकोनॉमिक्स की तरफ। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ पीपल एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज। करेक्ट। इकोनॉमिक्स में क्या है, ये हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, लेकिन ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड। इसलिए इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करें। सो दिस इज करेक्ट। इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की यही तो 3 स्टेजेस होती हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ओनली मनी, दिस इज़ नॉट करेक्ट। इकोनॉमिक्स में सिर्फ मनी ही नहीं स्टडी करते, हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, रिसोर्स एलोकेशन को पढ़ते हैं, मार्केट के बिहेवियर को पढ़ते हैं ना। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सिर्फ पहली 2 ही स्टेटमेंट हमारी सही रहेंगी, ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। ठीक है। नाउ 42 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ते आए हैं बचपन से, क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारे ही आते हैं। लैंड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर में ह्यूमन एफर्ट प्रोडक्शन में आती है, कैपिटल में मैन मेड रिसोर्सेज जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, और एंटरप्रेन्योर तो इन सबको कंबाइन करता है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। सो ये चारों फैक्टर्स जो हैं आपके करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ वी हैव मैचिंग का क्वेश्चन। सो लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को मिलता क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है। सो ये इनके पेयर्स रहेंगे। नाउ 44 में हमें पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिमांड। डिमांड पे बेस्ड बताना है। डिमांड मीन्स डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, दिस इज़ नॉट करेक्ट। डिज़ायर सिर्फ डिमांड कंस्टिट्यूट नहीं करती। अब आपको फरारी की डिज़ायर हो सकती है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो डिमांड कैसे होगी। डिमांड मस्ट बी सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। एग्जैक्टली, डिमांड तभी होती है जब बायर के पास मनी हो। अगर आपके पास पैसा है फरारी खरीदने का, तब आप अपनी डिमांड को कंप्लीट कर सकते हो ना, अदरवाइज कैसे। सो दिस इज़ करेक्ट। डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, दिस इज़ करेक्ट। प्राइस डिमांड का मेन डिटर्मिनेंट है। सो सिर्फ 2 और 3 ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नाउ 45 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड आर करेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड याद है ना, प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस डिक्रीजेज, करेक्ट। जैसे ही आपकी कीमतें कम हुई, लोग ज़्यादा मांगना शुरू कर देंगे, दिस इज़ करेक्ट। डिमांड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, वही बात इन लोगों ने दूसरे तरीके से बोल दी, वाइसा वर्सा कर दिया। कीमतें बढ़ने पे ही आपके डिमांड जो है वो कम हो जाएंगी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल डिमांड कर्व जो होती है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आपके तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। नाउ मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है किसको, इंडिविजुअल यूनिट्स को, जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर, फर्म या इंडिविजुअल मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है होल इकोनॉमी को, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन द प्राइस लेवल। सो दिस इज करेक्ट। तो ये 1 2 3 ही है इनका पेयर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ 47 में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सप्लाई। सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल। सो करेक्ट, सप्लाई की डेफिनेशन है ये। सप्लाई इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन प्राइस, बिल्कुल लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि जैसे ही कीमतें बढ़ जाती हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी गुड्स की सप्लाई जो है वो बढ़ा देते हैं। सप्लाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, गलत, ये तो दूसरी वाली स्टेटमेंट को ही हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट ही है प्राइस के। सो सिर्फ पहली 2 ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही रहेंगी। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मनी। सो देखो, मनी फंक्शन में मनी जो है इकोनॉमी में बड़े फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वही एक मीडियम है मनी, जिसकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं।
बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था मनी ने। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर किया जा सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की मदद से हम गुड की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, दिस इज़ करेक्ट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी करेक्ट, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स जो है वो मनी से हम इजीली सेटल कर सकते हैं, जैसे लोन की रीपेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट्स आप रखते हो, ठीक है। सो ये चारों ही आपके मनी के फंक्शंस हैं। सो सारे ही सही हैं ये, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नाउ consider the following statement regarding inflation. Inflation means rise in the journal price level, correct, ये definition है। Inflation decreases the purchasing power, correct। जैसे मान लो 100 रुपया था पहले कोई कीमत, तो आप सिर्फ 10 चीज़ें ही खरीद पाते थे, पर अब महंगाई हो गई, अब वो 100 रुपये से 200 रुपये का हो गया, 300 रुपये का हो गया, तो अब आप ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद पाओगे, एज अ रिजल्ट आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ये भी सही है। इन्फ्लेशन ऑलवेज बेनिफिट्स कंज्यूमर, दिस इज़ रॉन्ग। इन्फ्लेशन तो जनरली कंज्यूमर्स को हार्म करता है, स्पेशली जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स होते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा हार्म करता है। सो सिर्फ पहली 2 ही स्टेटमेंट्स हमारी सही रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये तो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन जॉब्स होती हैं, ये तो है ही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है स्किल्स मिसमैच या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो बेरोजगारी होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन पे बेस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमिक रिसेशन के कारण जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तब। तो ये सारे ही अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो नाउ ये हमारे इकोनॉमिक्स का सेक्शन था। अब 10 में से कितने मार्क्स आपने गेन करे ये भी मुझे बताना। इसमें भी आपके 8-9 ही आ जाने चाहिए, 8 भी नहीं 9 ही आने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है जर्नल साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद है ना आप लोगों को, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे थे। सो स्टेटमेंट 1 कहता है इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। सो ट्रू, फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है। इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल ये तो रॉ मटेरियल है। इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही हैं, ठीक है ना। 52 में बोल रहे हैं हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो रेन्यूएबल बतानी है आपने, जो नेचुरली रेप्लेनिश होती हैं ना। तो सोलर एनर्जी ये भी हमारी एक रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी भी, विंड टर्बाइन, ये विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कोल फॉसिल फ्यूल है, लिमिटेड है, तो ये नॉन रेन्यूएबल होता है। हाइड्रो पावर जो है वाटर फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये भी रेन्यूएबल है। तो 1 2 एंड 4 ही सही है हमारे पास, ठीक है। नाउ मैचिंग में पूछ रहे हैं विटामिन ए, ये कौन सी डेफिशिएंसी कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ए जाएगा 2 के साथ। विटामिन सी ये कौन सी डेफिशिएंसी होती है इसके, स्कर्वी, तो वी जाएगा 3 के साथ। फिर डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है, तो सी जाएगा 1 के साथ। ये हमारा पेयर रहेगा। ऑल राइट, नाउ 54 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट। हार्ट पे बेस्ड बताया है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, बिल्कुल ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही इसका काम होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो ये गलत है क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सो पहली 2 ही स्टेटमेंट हमारी सही रहेंगी इसमें, ठीक है ना। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैटर के 4 मेन स्टेट होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, इसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर फिक्स्ड शेप नहीं होता है। गैस, ना इसकी फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। प्लाज्मा,
ये आयोनाइज्ड गैस स्टेट के अंडर कंसीडर की जाती है, जैसे सन, ये लाइटनिंग, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, सो ये सारे सही हैं, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स। फोर्स पे बेस्ड है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बिल्कुल सही, फोर्स जो है आपके ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। अगर आपने रबर बैंड को प्रेस किया या फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो शेप बदल रहा है ना। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बिल्कुल ये भी सही है। अब मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, जैसे कार अगर टर्न कर रही है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। फोर्स कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, गलत। मूविंग ऑब्जेक्ट को तो फोर्स लगा के हम स्टॉप कर सकते हैं ना। ब्रेक लगा दिया आपने बाइसिकल में तो स्टॉप हो जाएगी वो। तो सिर्फ पहली दो ही स्टेटमेंट हमारी सही रहेंगी, ऑप्शन 1 एंड 2। ओके, नाउ 57 मैचिंग का है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसकी हेल्प से होती है? इट सपोर्ट्स कंबशन, बर्निंग। फायर नीड्स ऑक्सीजन, सो इट विल गो विद ऑप्शन 1। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आप देखो एयर का कॉम्पोजिशन कैसा रहता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन उससे कम होती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो 1, 2, 3 सही रहेगा ये, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ consider the following statement regarding water. Water is universal solvent. Correct, because it dissolves many substances. Water boils at 100 degrees Celsius at normal pressure. This is also correct. Water freezes at 0 degree Celsius. This is also correct. तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं इसमें। Now 59, which of the followings are communicable diseases? So communicable diseases मतलब diseases that spread from person to person. तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस है, बिल्कुल, इट स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स एंड इट इज़ कम्युनिकेबल। मलेरिया, इट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेबल। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक disease, it is not infectious, so it is not communicable. Cholera is spread through contaminated water या food and it is also communicable. So only 1, 2 and 4 सिर्फ यही communicable है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम आज के मॉक टेस्ट के आखिरी क्वेश्चन पर हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बिल्कुल। कितना टाइम लगता है इसको बताओ मुझे। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, बिल्कुल। कितना टाइम लगता है इसको रोटेट होने में, कमेंट करके मुझे बताओ, साथ साथ मुझे बताते रहो। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, बिल्कुल। डे एंड नाइट का जो है रिजल्ट है वो रोटेशन का ही रिजल्ट है। सो आपके तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, ठीक है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ऑल राइट, सो ये थे हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, आपने आउट ऑफ 60 कितना स्कोर किया। ये मॉक टेस्ट पेपर जो था थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। आपका इसमें जो स्कोर है वो टोटल 57 to 59 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि इजी लेवल मैंने इसका रखा था। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।